कि इंतखाबात के जरिए जो असम्बलियां वजूद में आई हैं वो जाली असम्बलियां हैं। सिर्फ ये नहीं कि वोटों में हेर फेर किया गया, ये नहीं कि वोट के बक्से तब्दील किए गए, बाकायदा असम्बलियां खरीदी गई हैं। सिंध की असम्बली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ, लेकिन पाकिस्तान की वफादारी का मेयार कुछ और है। यहां मुल्क से वफादारी, अपनी मिट्टी से वफादारी, इसकी कोई कद्र कीमत नहीं है जब तक के आप एस्टेब्लिशमेंट के बूट नहीं चाटोगे। शेम शेम, बहुत मजाक हो गया है। मुल्क के अंदर जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया है। असम्बलियों की नुमाइशी असम्बलियों के नाम पर जमहूरियत का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। जमहूरियत मर चुकी है, जमहूरियत अपना केस हार चुका है। जमहूरियत और पीछे डिक्टेटर बैठा हुआ है। डिक्टेटर के इशारे पर कानून साजी होती है। डिक्टेटर के इशारे पर वजीर आजम काबीना का इजलास बुलाता है। यहाँ पर इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं फौज वाले, जब हुकूमत को कंट्रोल करते हैं फौज वाले, जनरल्स वो मुल्क को कंट्रोल करते हैं। मैं अपने सहाफी हजरात से भी कहता हूं, वो भी रोजमर्रा के मसाइल पर सारा दिन सर्फ कर लेते हैं। हमारे जो चैनल्स हैं जो उनको देखते हैं, कोई पता नहीं होता मुल्क और दुनिया किधर जा रही है। वो फलाना उन्होंने ये जुमला कह दिया, उसने इस तरह हंसा, वो उसको हंसा, वो इस तरह रोया, वो उस तरह रोया, और वो क्यों रोया, वो क्यों कमरे से बाहर निकला, क्यों कमरे के अंदर गया, इससे बढ़कर कोई तबसरा नहीं है। क्यों? माफ फरमाइए, बड़े अदब और एहतराम से कहना चाहता हूं कि आज जर्नलिज्म नहीं है, आज जर्नलिज्म की जगह कर्नलिज्म ने ले ली है। इदारे क्यों खराब हो गए, मुल्क की मईशत क्यों तबाह कर दी गई, और आज तमाम इदारे प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। अब आपका कराची एयरपोर्ट भी प्राइवेटाइज हो जाएगा, आपके जहाज भी, PIA भी, सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा। ये हालत यहां तक पहुंची क्यों? पहुंची नहीं, पहुंचाई गई है कि इंतखाबात के जरिए जो असम्बलियां वजूद में आई हैं वो जाली असम्बलियां हैं। सिर्फ ये नहीं कि वोटों में हेर फेर किया गया, ये नहीं कि वोट के बक्से तब्दील किए गए, बाकायदा असम्बलियां खरीदी गई हैं। सिंध की असम्बली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ। याद रखो, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के वफादार हैं, लेकिन पाकिस्तान की वफादारी का मेयार कुछ और है। यहां मुल्क से वफादारी, अपनी मिट्टी से वफादारी, इसकी कोई कद्र कीमत नहीं है जब तक के आप एस्टेब्लिशमेंट के बूट नहीं चाटोगे। शेम शेम, यहां अफसरशाही की नौकरी करनी पड़ेगी, एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करनी पड़ेगी, तब आपको पाकिस्तानी तस्लीम किया जाएगा। वरना मैं तो आज ये समझता हूं कि हमारे गुनाह क्या हैं, जरा हमें बता तो दिए जाएं। और मैं बताना चाहता हूं, फैसले एस्टेब्लिशमेंट करती है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और कबायली इलाकों में
फौजी ऑपरेशन का फैसला हुआ तो हमने कहा कि ऑपरेशन की हिकमत अमली काम नहीं आएगी। हमने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा गुनाह था। लेकिन अगर वाकई उनकी बात सही थी तो 2009-2010 में इसका फैसला हुआ और उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए। तमाम कबाइल को अपने ही मुल्क में 2-3 साल तक मुहाजिर बनाए रखा। आज भी जब वो लोग दरबदर हुए हैं तो आज भी वो दरबदर हैं, मुल्क के कोने कोने में फैल गए अपनी जिंदगी बनाने के लिए। कबाइल बर्बाद हो गए, तबाही मच गई, बेघर हो गए। औरतें, हमारी माएं और बहनें, वो बेचारे जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, उन बेचारों को बाजारों में भीख मांगनी पड़ी। और आज पूछता हूं कि तुम्हारी वो हिकमत अमली जिसके तहत तुमने ऑपरेशन शुरू किए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, आज हम 2010 के बाद आज 2024 में हम बैठे हैं। क्या कबायली इलाकों में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ तक के कराची में और सिंध में, क्या आज वो दहशतगर्दी जिसको तुम दहशतगर्दी कहा करते हो वो कई चंद ज्यादा हो गई है या कम हो गई है? बहुत बढ़ गई है। बाजवा साहब ने हमें कहा कि मैंने बाढ़ लगा दिया है, अरबों रुपए उस पर खर्च कर दिए हैं, न कोई अफगानिस्तान जा सकेगा और न यहां आ सकेगा। फिर पाकिस्तान के 20 से 30 हजार नौजवान, मुसल्लह नौजवान अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया के जंग में कैसे शरीक हो गए, कैसे वहां पहुंच गए। और फिर आज वो बाढ़ किधर है, कहां है वो बाढ़? आज तो 1 इंच पर भी कोई बाढ़ नजर नहीं आ रहा। वो अरबों रुपए किस बात पे खर्च किए। और आज जब अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया की हुकूमत कायम हुई तो वो पाकिस्तानी नौजवान मुसल्लह ग्रुप उससे कहीं बड़ी कुव्वत के साथ पाकिस्तान में वापस आ गए। मैं सरहद को महफूज रखने वाली पाकिस्तान की बहादुर फौज से पूछना चाहता हूं कि आप जब सरहद को पे खड़े थे, बाढ़ लगा हुआ है, तो इतने लोग पाकिस्तान की सरहद में वापस कैसे आ गए? इसका माना यह है कि न तुम मुल्क में अमन और अमान के क़याम के लिए संजीदा हो और न तुम्हारी हिकमत अमली जायज़। तुम अमेरिका के उसूल पे चलते हो। अमेरिका का दुनिया के लिए उसूल ये है कि वहां पर दहशतगर्दी हो और हम कहें कि इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं और हमें वहां फौज भेजने का जवाब मिल जाए। लिहाजा पूरी दुनिया में और खास तौर पर इस्लामी दुनिया में अमेरिका अपनी फौजें भेजने के लिए, अपनी कुव्वत वहां पहुंचाने के लिए जवाब के तौर पर दहशतगर्द तंजीमों के वजूद को जरूरी समझता है। झूठ न बोलो लोगों के साथ। मुसलसल आपके रवैयों को हम देख रहे हैं। कब तक धोखा देते रहोगे इंसानियत को? और अमेरिका की खारजा पॉलिसी की असास दूसरी बात कि इस्लामी दुनिया के ममालिक को तोड़ो और छोटे छोटे ममालिक बनाओ ताकि उनके मफादात पर हम कब्जा कर सकें। तो फिर यही होगा कि फिलिस्तीन में मेरा फिलिस्तीनी भाई वो शहीद होगा, बारूद की आग बरस रही होगी। 7 महीने के अंदर वहां पर 45,000 हमारे बेगुनाह मुसलमान भाई, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, बहनें, माएं वो शहीद हो जाएंगी, मलबों की तरह ढेर हो जाएंगी। लेकिन ये लोग अब इस काबिल नहीं रहे। हमारा हर इस्लामी मुल्क आज अमेरिका के कब्जे में है।
कहते हैं पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, बिल्कुल बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान सलाहियत वाला मुल्क है, बिल्कुल सलाहियत वाला मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान हर चंद के सलाहियत वाला मुल्क है, वसाइल का मुल्क है, एक बड़ी फौज रखती है, लेकिन पाकिस्तान से तवक्को न रखी जाए जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के हुक्मरान है, सियाह सफेद की मालिक है। दुनियाई इस्लाम से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से तवक्को मत रखो। जब इनकलाब लाएंगे और हम इस मुल्क के हुक्मरान होंगे, फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान अमली तौर पर आपके साला बटाला खड़ा होकर रहेगा। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, सबीलुना सबीलुना, सबीलुना सबीलुना, तरीकुना तरीकुना, लब्बैक लब्बैक। हमारी जद्दोजहद महज असेंबलियों तक पहुंचना नहीं है। अब हमारी जद्दोजहद सिर्फ वजारतों तक पहुंचना नहीं है। हमारी जद्दोजहद अपने किसी एक आध हलके के हवाले से एहतजाज की तहरीक नहीं है। हम पाकिस्तान में एक आजाद पाकिस्तान के लिए, खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए, ताकतवर और इज्जत नफ्स के मालिक पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। और ये तहरीक जो चल रही है इंशाअल्लाह इस मंजिल को हासिल करेगी। बहुत मजाक हो गया है। मुल्क के अंदर जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया है। असेंबलियों की नुमाइशी असेंबलियों के नाम पर जमहूरियत का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। जमहूरियत मर चुकी है, जमहूरियत अपना केस हार चुका है। अगर जमहूरियत को आपने हकीकी मानों में मुल्क के अंदर लाना है तो फिर ये अवामी असेंबलियों की तहरीक को उठाना होगा और हकीकी जमहूरियत के मंजर की तरफ ले जाना होगा। जमहूरियत और पीछे डिक्टेटर बैठा होता है। डिक्टेटर के इशारे पर कानून साजी होती है। डिक्टेटर के इशारे पर वजीर आजम काबीना का इजलास बुलाता है। और अब तो हमारे मुल्क में ये मिसाल भी कायम हो गई कि एक वजीर आला ने पूरी काबीना को ले जाकर कोर कमांडर के घर में मीटिंग की। तो जहां पर इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं फौज वाले, जब हुकूमत को कंट्रोल करते हैं फौज वाले, जनरल वो मुल्क को कंट्रोल करते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जब यहां पर अगर कोई मुसल्लह तहरीक उठती है और कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, तो यहां एक आवाज उठती है कि जबर की बुनियाद पर, असलही की कुव्वत से आप इस मुल्क पर अपना निजाम ला रहे हैं, ये तो दहशतगर्दी है। यदि अपने हक के मुतालबे के लिए बंदूक उठाना, ये तो है दहशतगर्दी। और सिर्फ आप नहीं कहते, मैं भी इसको दहशतगर्दी कहता हूं, मैं भी इसके हक में नहीं हूं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जब तुम मार्शल लॉ लगाते हो, वो रियासती दहशतगर्दी नहीं तो और क्या हुआ? आप मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं और उसके सबसे बड़ी अलामत एपेक्स कमेटियां हैं। तहसील में कोई मीटिंग होती है आपका मेजर बैठता है, अगर जिले में कोई मीटिंग होती है आपका कर्नल बैठता है उसमें, अगर डिवीजन में कोई इजलास होता है सिविलियन अफसरान का तो उसमें आपका ब्रिगेडियर बैठता है। जब सूबे में कोई इजलास होता है
सूबाई हुकूमत करे, इंतजामिया करे, तो आपका कोर कमांडर उसमें बैठता है। विफाक की सतह पर हुकूमत का कोई इजलास हो तो फिर आपके एपेक कमेटी के नाम पर आर्मी चीफ बैठता है। आप बताएं कि आप सिविल इंतजामिया के तमाम फैसलों को हर सतह पर अपने कंट्रोल में नहीं रखते? ये क्या है फिर इसके अलावा? ये है क्या इसके अलावा? लिहाजा अब मसला सिर्फ इलेक्शन का नहीं है, पूरे तौर अतवार को तब्दील करना होगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं अपने सहाफ़ी हजरात से भी कहता हूँ, वो भी रोजमर्रा के मसाइल पर सारा दिन सर्फ कर लेते हैं। हमारे जो चैनल्स हैं जब उनको देखते हैं, कोई पता नहीं होता मुल्क और दुनिया किधर जा रही है। और वो फलाना उन्होंने ये जुमला कह दिया, उसने इस तरह हंसा, वो उसको हंसा, वो इस तरह रोया, वो उस तरह रोया, और वो क्यों रोया, वो क्यों कमरे से बाहर निकला, क्यों कमरे के अंदर गया, इससे बढ़कर कोई तबसरा नहीं है। क्यों? माफ फरमाइए, बड़े अदब व एहतराम से कहना चाहता हूं कि आज जर्नलिज्म नहीं है, आज जर्नलिज्म की जगह कर्नलिज्म ने ले ली है। इस तलिस्म को तोड़ना होगा और सही मानों में एक आजाद सहाफत को उजागर करना होगा, जो मुल्क के हकीकी मसाइल को एड्रेस करे। मईशत के मौजू पे बात करे। क्या वजह है? हमारे 75 साल हो गए हैं, हम सिर्फ वक्ती तौर पर कोई एक जनरल आता है, कहता है बिल्कुल हम अपनी फौज के रिवायात से आगे नहीं हटेंगे, वो चंद दिन होते हैं, वो चला जाता है, उसके बाद पॉलिसियां चल रही होती है। सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी कोई अच्छा आदमी आ जाता है, दियानतदार आदमी आ जाता है, वो अपने दौर में 1 साल 2 साल तक अच्छा बेहतर कारकर्दगी दिखा देता है, वो चला जाता है। इदारे क्यों खराब हो गए? मुल्क की मईशत क्यों तबाह कर दी गई? और आज तमाम इदारे प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। अब आपका कराची एयरपोर्ट भी प्राइवेटाइज हो जाएगा, आपके जहाज भी, PIA भी, सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा। ये हालत यहां तक पहुंची क्यों? पहुंची नहीं, पहुंचाई गई है, पहुंचाई गई है। कई सालों से यूरोप के कितने ममालिक हैं जहां पर PIA का उतरना ममनू है। क्यों ममनू कर दिया गया? कुछ गलतियां आपसे हुई। आज भी हमारा मुल्क जरी मुल्क होने के बावजूद गरीब आदमी आटे को रो रहा है, गंदम को रो रहा है, भीख मांग रहा है, भूख के मारे बिलबिला रहा है, बच्चा उसका भूखा है। ये हालत क्यों 75 साल तक आज हम नीचे चले गए हैं? लतीफ भाई ने कहा कि 45 लाख बच्चे सिंध में स्कूल में नहीं जा रहे, तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आपके पास अगर इलाज नहीं है तो इसका इलाज हमारे पास है। 45 लाख के बच्चे को दीनी मदरसे में भेजो, आपके स्कूल से अच्छी तालीम देंगे, आपके बच्चे को मुफ्त तालीम देंगे, मुफ्त किताबें मिलेंगी, आपके बच्चे देहात से दूर पैदल जाए और वापस आए नहीं, हर बच्चे को हॉस्टल में मुफ्त जगह मिलेगी, मुफ्त बिजली मिलेगी और मुफ्त खाना मिलेगा। ले आओ दीनी मदरसों में ताकि वो तालीम हासिल करें। सवाल उठा रहे हो दिन रात, दीनी मदरसा ऐसा है और दीनी मदरसा ऐसा है, और दीनी मदरसे वाले लोग ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है। अपनी बात करो, तुम्हारे निजाम में क्या कोई पढ़ा लिखा पैदा हो सकता है?
अक्सरियत उन पढ़े लिखों के सामने आती है जो पढ़ा लिखा जाहिल कहलाया करता है। तालीमी मेयार गिरा दिया है, फनी तालीम खत्म हो गई और सिर्फ चंद कॉलेजेस हैं, सिर्फ चंद कॉलेजेस और चंद स्कूल। एचएसएन कॉलेज हो गया, बर्नहॉल हो गया, बेकन हाउस वाले हो गए, कराची के ग्रामर स्कूल वाले हो गए। सब इन्हीं इदारों से निकलकर ये फौजी भी बनते हैं, सरकारी अफसर भी बनते हैं, ताजिर भी बनते हैं, कारोबारी तबका भी बनते हैं। आम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वो मुल्क पे कोई बड़ा किरदार नहीं अदा कर सकते। तो आज तक तुम अपने ज़ेर इंतजाम तालीमी इदारे के नौजवानों को इस काबिल नहीं बना सकते कि वो मुल्क का वजीर बन सके, मुल्क का बड़ा अफसर बन सके। तो अगर तालीम दिलानी है और अच्छी तालीम दिलानी है तो उसकी जगह दीदी मदरसा है जो मुफ्त तालीम देगा। और ये सिर्फ हमारी हुकूमत थी जब हमने पहले साल प्राइमरी की तालीम मुफ्त कराई खैबर पख्तूनख्वा में, अगली साल हमने मिडिल को मुफ्त कराया, अगले साल हमने मैट्रिक को मुफ्त कराया और जिस साल हम हुकूमत छोड़ रहे थे तो हमने बजट में FFEC को भी मुफ्त करा दिया। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी मुफ्त कर दी और ये कदम था लोगों के मुफ्त इलाज की तरफ। लेकिन जो मुल्क की खिदमत करते हैं लेकिन वो बूट पॉलिश करने के लिए तैयार नहीं होते, आप उनको इक़्तिदार से दूर रखते हैं। ये ताकत नहीं चलेगी, ये ताकत नहीं चलेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान के डिक्टेटरों की तारीख जो हमें मालूम है, जब एक जनरल ने मुल्क की इक़्तिदार पर कब्जा किया और सदर मुमलिकत बना, अपने चंद सालों की हुकूमत में उसने अपने 5 वज़ीर आज़म तब्दील किए। सियासी इस्तेहकाम नहीं होने देना मुल्क में। महल्लाती साजिशों के जरिए से इक़्तिदार बदलते रहे, रोजाना नया वजीर बदलता रहा और ये कहते थे कि हम तो इंडिया वाले हमें ताना देते थे कि वज़ीर आज़म, मैं तो दिन में इतने धोतियां तब्दील नहीं करता जितना पाकिस्तान वज़ीर आज़म तब्दील कर लेता है। फिर मार्शल लॉ आई, मार्शल लॉ में पाकिस्तान के 3 दरिया बेच दिए गए। आज हम रोते हैं कि इंडिया डैम बांध रहा है और हमारा पानी रोक रहा है, हमारी ज़राअत का क्या बनेगा? 71 तक मार्शल लॉ रहा, 77 में फिर मार्शल लॉ, 11 साल मार्शल लॉ रहा, 99 में फिर मार्शल लॉ और जब तक मुशर्रफ था वो मार्शल लॉ ही रहा। तो आपकी हुकूमतों ने मुल्की इदारों को कमजोर किया। जब इदारे कमजोर होते हैं, कारकर्दगी कमजोर हो जाती है, नताइज कौम के सामने नहीं आ सकते, कौम उसकी सजा भुगतती है जो आज भुगत रही है। कभी गौर किया है इस बात पर कि मुल्क क्यों इतना पीछे चला गया है? एस्टेब्लिशमेंट से अर्ज करना चाहता हूं कि अपना वतीरा तब्दील करो। कहते हैं मुझे पता है मेरे कानून का दायरा क्या है, मैं अपने इख्तियारात के हुदूद को जानता हूं। मुझे यकीन है आप इख्तियारात के हुदूद को जानते हैं
और मुझे भी पता है कि आप इख्तियारात के हुदूद को जानते हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने इख्तियारात के हुदूद से जो तजावुज करते हैं वो उस हुदूद से कई गुना ज्यादा होता है।